Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. Today we are going to discuss about philosophy of Descartes for UGC NET GRF. This is part 7 of unit 2. इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म क्या है, डेकार्ट्स का कॉग्निटिव एर्गो सम का क्या मतलब है, कार्टेशियन डुअलिज्म के बारे में डेकार्ट्स क्या कहते हैं एंड ही हैज आल्सो गिवन द प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. So this video is especially for UGC NET, CUEG, CUET PG, CUET UG philosophy students, and those who are not philosophy student and wants to know about the Descartes philosophy can also watch this video. So please watch this video till the end. So this video will definitely help for your upcoming exams. So let's get started. So first we will see the introduction. Rene Descartes, 1596 to 1650, often hailed as a father of modern Western philosophy, sought a system of knowledge founded on certainty. So जो रेने डेकार्ट्स थे वो फादर थे दिस मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी की, क्योंकि यहीं से है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी ये स्टार्ट होता है. और जो इनका फिलोसफी था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था बाय फॉर दोज who were upcoming philosophers at that time. So इनका जो knowledge था that this they wanted to find a knowledge that should be certain. तो ये इनका सिस्टम ऑफ नॉलेज था जो कि सर्टेनिटी पे फाउंड हो. ठीक है. So he developed key philosophical concepts including methodological skepticism, cogito ergo sum, Cartesian dualism, and his argument for the existence of God. So each of these concepts, कौन से concepts? ये methodological skepticism हो गया, cogito ergo sum हो गया, ये सब जो है ये concept क्या reflect करते हैं? डेकार्ट्स का commitment to a rigorous and a systematic method of doubt, analysis, and reasoning. So Descartes' approach fundamentally shaped epistemology and metaphysics. So जो इनका approach था इनके approach के थ्रू ये जो epistemology और metaphysics shape हुए. ठीक है. और offering insight that continue to influence philosophical discourse today. So जो इनको philosophy था वो काफी ज्यादा influence करता है philosophical discourse को आज भी. So इनका पहला हम पढ़ते हैं, that is methodological skepticism. So it is the first topic that we are going to study. So methodological skepticism क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं ये जो डिकार्ट्स थे ये फ्रेंच फिलोसोफर थे एंड ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ रैशनलिज्म. जो रीजन पे बिलीव करते हैं उनको हम रैशनलिस्ट बोलते हैं. सो इन ये जो है डेकार्ट्स जो हैं वो हर चीज पे डाउट करते थे. ठीक है. और इन्होंने क्या किया कि जो भी फिलोसफी थी इनके आने से पहले ओल्ड फिलोसफी उनको इन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू फाइंड सम फाउंडेशन दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेनिटी. ठीक है. जो कि सर्टेनिटी पे बेस्ड नहीं था उसका फाउंडेशन, इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. और इन्होंने नया स्टार्टअप किया जो था इनका एम था कि जो नॉलेज हो वो ट्रू हो और 100% सर्टेन हो. सो यहाँ से ये इनका फिलोसफी स्टार्ट होता है. सो मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म क्या है? Methodological skepticism is central to Descartes' philosophy, a method used to eliminate all beliefs that could be uncertain in order to discover indubitable truth. So, ये जो methodological skepticism है ये एक मेथड था जिससे एलिमिनेट करते थे हम बिलीफ्स को. कौन से बिलीफ्स को? जो कि अनसर्टेन होते थे in order to discover indubitable truth. यानी कि इंड्यूबिटेबल ट्रुथ मीन्स कि जो ट्रुथ को हम डाउट ना कर सके उसको हम इंड्यूबिटेबल ट्रुथ बोलते हैं. सो ये सारे बिलीव्स को ना एलिमिनेट कर देते थे जो कि अनसर्टेन होते थे, यानी कि 100% ट्रू नहीं होते थे.
जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में क्या होता है कि 2 + 2 = 4, यहाँ पे हम डाउट नहीं कर सकते। इट इज अ कंप्लीटली सर्टेन नॉलेज, है ना। जस्ट लाइक दैट, अगर ऐसी चीजें कुछ नहीं होती थी वो उनको एलिमिनेट कर देते थे। सो हिज स्केप्टिसिज्म वाज नॉट बट mere doubt, but a disciplined way to establish certainty. So जो इनका स्केप्टिसिज्म था ये सिर्फ डाउट करने के लिए नहीं था, ये एक डिसिप्लिन था जिसके थ्रू हम स्टैब्लिश कर सकते थे सर्टेनिटी। सो जो डिकार्ट का फर्स्ट मेडिटेशन था जिसका टाइटल क्या था, व्हाट कैन बी कॉल्ड इनटू डाउट। ये क्या है, यहाँ से ये बिगिन करते हैं इनका प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, रेडिकल डाउट। और ये रेडिकल डाउट का क्या मतलब होता है, questioning everything he has previously believed in order to build a foundation of absolutely certain knowledge. So radical doubt here is means कि इन्होंने हर एक चीज में डाउट करना स्टार्ट कर दिया था to find a absolute certain knowledge। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उनके लिए वो जो नॉलेज है वो पूरी तरह से उनको रिजेक्ट कर देते थे। So Descartes' skepticism is methodical and not aimed at perpetual doubt। इनका जो skepticism था वो मेथड पे बेस्ड था, और एम सिर्फ उनका ये नहीं था कि हर चीज पे डाउट करना, बल्कि इट इज अ कंस्ट्रक्टिव process to strip away all uncertainties and reach foundational knowledge। बल्कि एक ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस था जिसमें क्या करते थे वो, कि वो सारे अनसर्टेनिटीज को हटाते थे और ट्राई करते थे टू रीच फाउंडेशनल नॉलेज। ठीक है, वो फाउंडेशनल नॉलेज की ओर बढ़ते थे, उस गेन करना चाहते थे वो ऐसा नॉलेज जो कि सर्टेन हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 2 + 2 = 4, ऐसी नॉलेजेस। और फिर अगर वो फाउंडेशन फाइंड आउट कर लें तो उसके ऊपर वो अपना फिलॉसफी बनाते चले जाएंगे। तो इनको ये फाउंडेशन जो है ढूंढना था। सो हियर इनिशियल एम ऑफ डेकार्ट स्केप्टिसिज्म। तो इनिशियल एम क्या था डेकार्ट का स्केप्टिसिज्म का, डेकार्ट बिगिंस बाय डाउटिंग एवरीथिंग that can be doubted to build a firm foundation for knowledge। He acknowledges that many of his beliefs are based on uncertain premises। So इनका जो एम था वो था कि हम एक ऐसा फाउंडेशन नॉलेज अटेन करे जिसके ऊपर सारी की सारी नॉलेज जो हो वो फॉर्म हो। तो इनका जो ये डाउटेड वाला सिस्टम था, डाउटिंग एवरीथिंग दैट कैन बी डाउटेड, ये इसीलिए इन्होंने स्टार्ट किया था ताकि वो एक फाउंडेशन जो है वो ढूंढ सके फॉर दिस नॉलेज। ठीक है, एंड ही सेज कि जो भी उनके बिलीफ्स थे ना जो कि बेस्ड थे ऑन सर्टेन प्रीमाइसेस पे, वो उनको हर चीज को रिजेक्ट कर देते थे। सेम थिंग आई जस्ट सेड अबव। So now he is going to give us three arguments in which he is going to doubt everything। ठीक है, तो ये तीन तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं। पहला तो वो सेंस आर्ग्यूमेंट देते हैं, सेकंड ड्रीम आर्ग्यूमेंट देते हैं, थर्ड जो है वो इविल डीमन आर्ग्यूमेंट देते हैं। सो सेंस आर्ग्यूमेंट में वो ये बोलते हैं कि जो सेंस परसेप्शन है ना, हम उस पर रिलायबल नहीं हो सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। और जो ड्रीम आर्ग्यूमेंट है वो कहता है कि ये पॉसिबल है कि जो भी हम देखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये ड्रीम हो सकता है। ठीक है, और इन इविल डेमन आर्ग्यूमेंट में वो कहते हैं कि मे बी सम इविल डेमन इज कंट्रोलिंग अस। ठीक है, तो ये तीन तरह के आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिए। तो पहला हम देखते हैं दैट इज सेंस आर्ग्यूमेंट। सो डेकार्ट्स नोटिस दैट आवर सेंसेस समटाइम्स गिव्स अस false information। So for example, a straight stick looks bent in water। जब हम नदी में देखते हैं कोई डंडा अगर सीधा है, स्ट्रेट है, ठीक है, बट जब हम उसे रिवर में देखते हैं, जब रिवर वेव करता है तो क्या होता है कि वो जो डंडा है वो भी वेव करने लगता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, पर हमें क्या लगता है कि वो सच में बेंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी सेंसेस है वो हमें डिसीव कर रही हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर फार अवे अपीयर स्मॉल इवन दो दे आर नॉट। जो ऑब्जेक्ट्स आपसे दूर होती है ना, वो आपको बहुत छोटी नजर आती हैं, पर जब आप पास जाके देखते हो वो बहुत बड़ी होती है।
For example, you are traveling in a train, okay, and you are watching one पेड़ जो आपको बहुत स्मॉल सा नजर आ रहा है। एक ट्री है जो बहुत ही स्मॉल नजर आ रहा है, ट्री भी छोड़ो, माउंटेन है आपको बहुत छोटा सा नजर आ रहा है। बट वेन यू विल गो एट दैट प्लेस जहाँ पे वो है माउंटेन, तो आप वहां जाओगे तो वो तो आपसे भी बड़ा होगा। तो हियर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि हमारा जो सेंसेस है ना हमें डिसीव करता है। And the third example is dreams can feel as real as waking life. Sometimes what happens कि जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो हमें एकदम असली लगता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे सेंसेस है ना हमें डिसीव कर रही है। So because of this, Descartes argues, what he argues, let's see. Whatever I have accepted until now as most true has come to me through my senses, and yet I have sometimes found that these senses deceive me. So here he says कि जो भी चीज इन्होंने एक्सेप्ट करी है अभी तक जो कि ट्रू है, वो सारी की सारी सेंसेस के थ्रू उनके पास आई है। पर समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो उनके सेंसेस ना उन्हें डिसीव करती हैं। जस्ट लाइक वी हैव सीन द एग्जांपल्स अबव। सो इफ आवर सेंसेस कैन मिसलीड अस इवन वंस, अगर हमारी सेंसेस एक बार भी हमें मिसलीड नॉलेज देती है, मिसलीड ट्रुथ देती है जो एकदम मतलब थोड़ी सी भी गलत हो जिसको हम डाउट कर सके, सो देन वी कैन नॉट ट्रस्ट देम कंप्लीटली। हम फिर उस पे पूरी तरह से रिलाई नहीं हो सकते एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। दैट्स व्हाई ही चोज टू डाउट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम थ्रू सेंसेस। सो ही सेज कि जो भी चीजें हमें सेंसेस से आती हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमें दिखता है, जो भी हम फील करते हैं सेंसेस के थ्रू, वो उस उन सारी चीज पे डाउट करने लगे थे। ठीक है, तो ये इनका पहला आर्ग्यूमेंट था, वो था सेंस आर्ग्यूमेंट। चलिए अब दूसरा आर्ग्यूमेंट देखते हैं इनका, ड्रीम आर्ग्यूमेंट। So Descartes introduced the possibility that all perception and wait guys, the possibility and that all perceptions and experience could be dream. So according to him, he says कि जो भी हम परसेप्शन करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो ड्रीम हो सकता है। द क्वेश्चन हियर इज व्हाई, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ ड्रीम, जब आप सपने में होते हो तो आप जो भी एक्शन कर रहे होते हो तो एकदम रियल लगता है ना। तो हियर ही इज सेइंग कि इनका मतलब है कि जो भी आप इस वर्ल्ड में रह रहे हो, क्या पता ये ड्रीम हो। ठीक है, thus questioning the reliability of sensory knowledge. If it is possible to be deceived in a dream, then we must doubt everything perceived through senses. So यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल है कि हमें ड्रीम में भी हम डिसीव हो सके। ठीक है, तो फिर हमें डाउट करना चाहिए हर वो चीज जो कि परसीव की जाती है सेंसेस से। सो इनका जो ड्रीम आर्ग्यूमेंट है, for example, if in front of you there is a table, chair, or a wardrobe, anything, whatever it is in front of you, वो सारी चीजें आप देख तो रहे हो, ठीक है, फील भी कर रहे हो, पर क्या पता ये सारी चीजें ड्रीम हो। ठीक है, और आपके सेंसेस डिसीव करते हैं आपको। मैंने ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में दिखा बताया। सो ही सेज कि योर सेंसेस कैन डिसीव यू। सो जब आप ड्रीम में रहते हो और आपको वो रियल जैसा लगता है, क्या पता वहां पे भी आपको, यहाँ पे भी सेंसेस आपको डिसीव कर रहे हो, क्या पता आप ड्रीम में हो। तो ये इनका ड्रीम आर्ग्यूमेंट है, आप रियलिटी में नहीं हो। ठीक है, द थर्ड आर्ग्यूमेंट ही सेज इज इविल डीमन हाइपोथेसिस। ये इनका बहुत ही फेमस आर्ग्यूमेंट है। That is, Descartes postulates that a powerful malevolent being could be manipulate his thoughts, making him to doubt even basic mathematical truths. So here he says कि कोई पावरफुल चीज है जो कि जिसको हम इविल बोल रहे हैं यार, ठीक है, मेलवलेंट है जो कि मैनिपुलेट कर रहा है डिकार्ड्स के थॉट्स को। और वो जो डाउट कर रहा है ना हर चीज को, वो कौन करवा रहा है उससे डाउट? उससे डाउट इविल डेमन करवा रहा है। ही सेज कि इवन वो
छोटी सी बेसिक मैथमेटिकल ट्रुथ है उस पे भी डाउट कर रहा है, तो ये कौन करवा रहा है उससे? Let's see. The evil demon hypothesis derives his skepticism to its extreme, ensuring that only the most certain knowledge can survive this doubt. So here he says कि जो evil demon hypothesis है ना, वो ड्राइव करता है कि ये skepticism जो है काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, एंश्योर करता है कि जो भी मोस्ट सर्टेन नॉलेज है कैन सरवाइव दिस डाउट, कि जो भी सर्टेन नॉलेज इस दुनिया में होगी ना, आप उसको भी डाउट करोगे। ठीक है, तो ये कौन करवा रहा है आपसे? ये इविल डेमन करवा रहा है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप फ्री फायर खेलते हो तो जो आप रोल प्ले करते हो फ्री फायर में, आप उसको कंट्रोल करते हो ना, आप उसका उसका एक्शन दिखाते हो, आप उसका वे दिखाते हो, फ्री फायर में है ना, कंट्रोल करते हो उसको। जस्ट लाइक दैट evil demon is controlling this Descartes and his mind also, where he is doubting every single thing. तो ये इनका evil demon hypothesis है, और ये जो हाइपोथेसिस है काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। ठीक है, सो पर्पस क्या है स्केप्टिसिज्म का? द एम टू रीच एन आर्किमेडियन पॉइंट, आर्किमेडियन पॉइंट दैट इज जो सर्टेन हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज ही वॉज अ मैथमेटिशियन, और मैथमेटिशियन थे, तो 2 into 2 4 होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा नॉलेज है जो सर्टेन है, हम इसको डाउट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे नॉलेज को हम क्या कहते हैं? Archimedean point, a firm, unquestionable starting point that can serve as a foundation for all further knowledge. तो हमें एक फाउंडेशन डेवलप करना है, ठीक है, जिसके ऊपर हम सारी नॉलेज को क्या है, फॉर्म करें, उसके ऊपर सारी नॉलेज बेस्ड होंगी और वो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हमें ऐसा फाउंडेशन बनाना है जिसपे कभी डाउट किया ही ना जा सके। ठीक है, so Descartes' goal is to find a truth that can withstand any doubt. यानी कि हमें ऐसा ट्रुथ फाइंड करना है जो हर डाउट, कोई भी डाउट उसे करे तो डाउट करने के वो लायक ही ना हो, क्योंकि वो एकदम सर्टेन है ना। नाउ लेट्स प्रोसीड टू कॉगिटो एर्गो सम। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे आपको समझाया है ना, ये सेंस आर्ग्यूमेंट पहला, दूसरा ये ड्रीम आर्ग्यूमेंट, तीसरा ये इविल डेमन हाइपोथेसिस। यहाँ पे डेकार्ड्स क्या कहते हैं, मतलब कंक्लूजन क्या आता है इनके ये आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद? ही थिंक्स कि जब ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे तो वहां पे उन्होंने अपने सेल्फ को, यानी कि आई थिंक, तो वो कह रहे हैं कि जो उनका सोचने वाला प्रोसेस है, ठीक है, वो तो वो डिनाई नहीं कर सकते, है ना? वो जो सोच रहे हैं उस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो सोच रहे हैं, हर चीज पे डाउट कर पा रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना? कोई चीज जब भी एग्जिस्ट करेगी जब वो सोच सकता है। तो हियर कंक्लूजन अराइजेस कि जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ही सेज कि अगर मैं सोचता हूँ तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इनका जो कॉगिटो एर्गो सम है, आई थिंक दैट मीन्स कॉगिटो, एर्गो मतलब देयरफॉर, सम मीन्स आई एम, is perhaps Descartes' most famous philosophical statement. It arises from his methodological skepticism. It forms the foundational certainty he sought. So, ये जो है ना, दिस आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये इनका एक फाउंडेशन बन गया जिसके बेस्ड पे बाकी सारी नॉलेज बनेंगी। ठीक है, तो इन्होंने ये फाउंडेशन फाइंड आउट किया थ्रू हिज आर्ग्यूमेंट्स कि आई एम थिंकिंग, है ना, आई एम थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, सो इफ आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ठीक है, दिस वाज हिज थिंकिंग कि ये जो सोचने वाला प्रोसेस है ना इनका जो चल रहा है, कौन सोच रहा है? खुद सोच रहा हूं ना मैं। तो इस ये जो सोचने वाला है इसके बेस्ड पे इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, दैट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ
तभी मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इसको हम डाउट नहीं कर सकते, वो अपने एग्जिस्टेंस को तो डाउट नहीं कर सकता ना। So from here, the conclusion arises cogito ergo sum, and on the basis of cogito ergo sum, other knowledge or other forms of knowledge that is are further based and further, uh, added to that of knowledge. So हम पहला चीज देखते हैं under his cogito ergo sum, that is post is emergence from doubt. डाउट से इमर्ज होना, दैट मीन्स डाउट से कुछ ऐसा चीज आप लेके आए जो कि सर्टेन हो, जैसे हमने मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म में देखा था। ठीक है, तो आफ्टर डाउटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, Descartes realizes that even if an evil demon deceives him, there must be something that is being deceived, which is himself. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि Descartes ने रियलाइज किया कि अगर इविल डीमन अगर उसे डिसीव कर रहा है, तब भी वहां पे कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो डिसीव हो रहा हो। और डिसीव कौन हो रहा है? वो खुद हो रहा है। ठीक है, तो जब डिसीव वो खुद हो रहा है तो उसके एग्जिस्टेंस का सर्टेनिटी पता चलता है। देयरफॉर द एक्ट ऑफ थिंकिंग बिकम्स द प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। यहाँ पे ये हमारा पहला प्रूफ है कि जो एक्ट ऑफ थिंकिंग उनका चल रहा है, डिकार्ड्स का, वो एक पहला प्रूफ है फॉर हिज एग्जिस्टेंस। ये सपोर्ट करता है कॉगिटो एर्गो सम को, ये पहला प्रूफ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रूफ, दैट इज सेल्फ एविडेंस ऑफ कॉगिटो। ठीक है, तो द कॉगिटो इज indubitable because even in doubting one's existence, the fact of doubting itself requires a thinking subject. जो कॉगिटो है, दैट मीन्स आई थिंक, उसको हम डाउट नहीं कर सकते। क्यों डाउट नहीं कर सकते? क्योंकि इवन इन डाउटिंग वंस एग्जिस्टेंस, जब हम डाउट करते हैं, ठीक है, तब हमें क्या चाहिए होता है? एक थिंकिंग सब्जेक्ट चाहिए होता है, सोचने वाला एक व्यक्ति चाहिए होता है। सब्जेक्ट हियर मीन्स की एक पर्सन चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए जो सोचता हो। ठीक है, सोचेंगे तभी तो हम डाउट करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट है दिया हुआ कि जो डाउटिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वन टू डाउट एनीथिंग, ठीक है, देयर मस्ट बी अ थिंकिंग सब्जेक्ट। तो फिर हमें डाउट करने के लिए क्या चाहिए? थिंकिंग सब्जेक्ट चाहिए, जो कि इनका सेकेंड प्रूफ था। Hence, the very process of doubt confirms the existence of the doubter. ठीक है, सो या सो जो प्रोसेस है ना डाउट करने का, वो कंफर्म कर देता है कि वहां पे डाउटर का एग्जिस्टेंस है, तभी तो वो डाउट कर पा रहा है ना। सो दिस वाज द सेकेंड प्रूफ, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एविडेंस ऑफ कॉगिटो। नाउ हम थर्ड प्रूफ देखते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम का, that he has given. So, radical foundation of knowledge. So, this realization forms the foundational epistemic truth from which Descartes builds further knowledge. So, ये एक ऐसा ट्रूथ है ना, ये आई थिंक therefore I am, ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसके बेस्ड पे उन्होंने फर्दर नॉलेज को बिल्ड किया। So, the certainty of I exist does not depend on the senses, body, or any external world, but solely on the existence of thought. So, इनका ये जो थर्ड प्रूफ है, वो कहते हैं कि जो आई एग्जिस्ट है ना, वो डिपेंड नहीं करता है किसी बॉडी पे, सेंसेस पे, या हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड पे। किस पे डिपेंड करता है वो? हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ थॉट्स पे। तो ये इनका ये थर्ड प्रूफ हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ थॉट। नाउ फोर्थ प्रूफ देखते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, नेचर ऑफ द सेल्फ। सो सेल्फ का क्या नेचर है? Descartes आइडेंटिफाइज दैट द सेल्फ प्राइमरीली एज अ थिंकिंग सब्सटेंस। जो सेल्फ है वो एक थिंकिंग सब्सटेंस है, नॉट एज अ फिजिकल एंटिटी, वो फिजिकल एंटिटी नहीं है।
Thus, cogito implies that the essence of the self is thought and immaterial and mental substance. तो यहाँ पे जो सेल्फ का ना एसेंस क्या बोला है यहाँ पे, थॉट। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो किस पे ज्यादा फोकस किया गया है, थिंकिंग प्रोसेस को, एग्जिस्टेंस ऑफ थॉट को, प्रोसेस ऑफ थॉट को, है ना। सो जो एसेंस होता है सेल्फ का वो क्या है, थॉट है। और थॉट को हम क्या बोलेंगे, नॉट एज थॉट, सेल्फ को क्या बोलेंगे, वो सेल्फ जो है अकॉर्डिंग टू डेकार्ट वो है इमटेरियल है, वो मेंटल सब्सटेंस है, वो सेल्फ जो है वो मेंटल सब्सटेंस है। Now let's proceed to his next topic, that is Cartesian dualism. In his Cartesian dualism, he talks about two types of reality. That is, first is he talks about mind, and second he talks about body. So he has believed that mind and body are two separate realities. So let's proceed. Cartesian dualism or mind body dualism is a metaphysical framework Descartes develops from his cogito insight. It posits that the reality is fundamentally composed of two distinct substances, mind and body. So, इनके हिसाब से, for him, he says कि जो reality है और fundamental reality अगर हम कहे, that is composed of two things. पहला तो mind हो गया, दूसरा हो गया mind. Now, in Cartesian dualism, the mind is distinct from body. ये कार्टेशियन डुअलिज्म हम इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो डेकार्ट है वो दो चीज पे बिलीव करते थे, इसीलिए हम उसे डुअलिज्म बोलते हैं। डुअलिज्म मीन्स दो, टू, ओके, टू। और ये जो इनका फिलोसफी है ना, दिस कार्टेशियन डुअलिज्म, फर्दर काफी सारे फिलोसोफर ने क्रिटिक भी किया था। ठीक है, हाउ दिस माइंड एंड बॉडी कैन बी टू डिफरेंट थिंग। If this mind and body is different, then how a person can be said that कि we are one। जब वो सेपरेट कर रहे हैं माइंड को अलग, बॉडी को अलग, तो हम एक कैसे बोले कि हाँ दिस माइंड एंड बॉडी आर वन। तभी तो हम एक कैसे कहलाते हैं, अगर दो चीजें अलग है तो हम एक कैसे कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है डेकार्ट का रिस्पॉन्स आता है कि दिस बॉडी एंड माइंड इज कनेक्टेड विद द पीनल ग्लैंड। ठीक है, बट बहुत सारे फिलोसोफर सेटिस्फाई नहीं हुए थे उनके इस इस रिस्पॉन्स से। दिस वाज बेसिकली अबाउट दिस कार्टेशियन डुअलिज्म। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। Descartes emphasized that the mind is res cogitans, that means thinking substance। जो mind है वो क्या है, एक thinking substance है, while the body is res extensa, that means extended substance। body क्या है, extended substance है। Now let's proceed. So the first point here is nature of the mind. Mind का nature क्या है according to Descartes? So the mind for Descartes is a non-material substance that thinks, doubts, believes, and imagines. So these are the criteria or a characteristic of a mind that Descartes says कि ये तो जो mind है ना वो non-material है। पहला तो ये चीज है, non-material substance है। और जो इसका काम होता है वो क्या होता है, इज टू थिंक, डाउट करना, बिलीव करना, इमेजिन करना। ठीक है, इट हैज नो स्पेशल एक्सटेंशन और फिजिकल एट्रीब्यूट। ये जो माइंड है, माइंड का कोई फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, जस्ट एज बॉडी का होता है। ठीक है, यहाँ पे ना ही उनके स्पेशल एक्सटेंशन है इस वर्ल्ड में, बट इट इज द एसेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड रैशनल थॉट। ये जो है ना, दिस माइंड, माइंड का ये क्या है, स्पेशल एक्सटेंशन, फिजिकल एट्रीब्यूट, इमेजिनेशन, बिलीव, डाउट, ये सब क्या है, एसेंस है पर्सनल आइडेंटिटी का और रैशनल थॉट का। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ द बॉडी। द बॉडी इज एन एक्सटेंडेड सब्सटेंस। बॉडी क्या है, एक्सटेंडेड सब्सटेंस है जो कि इस वर्ल्ड में एक्सटेंडेड है, अपना स्पेस ऑक्युपाई करता है, मीनिंग इट ऑक्युपाइज स्पेस, है साइज। बॉडी का साइज होता है, शेप होता है और वो मूव कर सकता है। ठीक है, इट इज द सब्जेक्ट टू मैकेनिकल लॉज ऑफ नेचर अनलाइक द माइंड विच इज फ्री फ्रॉम सच कंस्ट्रेंट्स। सो ये जो है बॉडी,
ये एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस है जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस वर्ल्ड में, और जो इसके पास शेप होता है, साइज होता है, और ये मूव कर सकता है। और इट इज नॉट लाइक दैट ऑफ माइंड। ठीक है। सो जो माइंड है वो इन सब चीजों से फ्री है। इन सब चीजों से, ये स्पेस नहीं है, इसके पास कोई साइज नहीं है, शेप ही नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज सेड अबाउट द नेचर ऑफ बॉडी। नाउ ही सेइंग अबाउट द माइंड बॉडी इंटरैक्शन प्रॉब्लम। So, a key issue in Descartes' dualism is how the non-physical mind interacts with the physical body. जो नॉन फिजिकल माइंड है ना, जिसको इन्होंने बोला है कि ये नॉन मटेरियल है, और ये क्या है, हमारा बॉडी है जो कि मटेरियल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या अराइज होता है क्वेश्चन कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड होते हैं। अगर ये दोनों चीज अलग हैं तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड होते हैं। सो डेकार्ट posits द pineal gland. What? Pineal gland as the site of this interaction, but this explanation has been criticized for lacking clarity. तो ये जो है डेकार्ट कहते हैं कि यहाँ पे एक पीनल ग्लैंड होता है जिसकी वजह से ये क्या है, दोनों क्या है, जुड़े रहते हैं। ठीक है। इंटरेक्शन होता है यहाँ पे इनकी वजह से, पीनल ग्लैंड की वजह से दोनों में इंटरेक्शन होता है। पर ये इन्होंने क्लियरली बताया नहीं, इसीलिए बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। Now let's see the philosophical implication of this Cartesian dualism. So Cartesian dualism introduced a sharp distinction between mental and physical phenomena, influencing not only metaphysics but also psychology, cognitive science, and debates about consciousness and personal identity. So अगर हम इसका philosophical implication देखें तो ये ना mental और physical phenomena ये दोनों को अलग अलग कर देता है। और ये इन्फ्लुएंस सिर्फ मेटाफिजिक्स को नहीं करता है, साइकोलॉजी को करता है, कॉग्निटिव साइंस को करता है। और जब हम डिबेट करते हैं ना अबाउट कॉन्शियसनेस एंड पर्सनल आइडेंटिटी, तब भी ये क्या है, काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो दिस when we are having a debate about this consciousness, personal identity, some says कि जो conscious है and personal identity है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। कोई कहेगा consciousness अलग है, personal identity अलग है। just like Descartes has said about this mind and body। तो ये क्या है, नाउ लेट्स प्रोसीड कि ये जो है ना, ये टेबल, ये आप एज अ नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और जब भी आप इसको, इनका थियरी जो बहुत ही जल्दी में अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है अबाउट माइंड एंड बॉडी। तो नेचर क्या है माइंड का, ये नॉन मटेरियल है, ये थिंकिंग सब्सटेंस है। बॉडी क्या है, ये मटेरियल है, एक्सटेंडेड सब्सटेंस है। और इनका फंक्शन क्या है, इज थिंकिंग, डाउटिंग, रीजनिंग। और इसका क्या है फंक्शन, एक्सटेंशन, मूवमेंट, सब्जेक्ट टू फिजिकल लॉज। और इंटरेक्शन कैसे होता है इन लोगों का, interacts with body via pineal gland and follows mechanical laws, interact with the mind। एंड आइडेंटिटी क्या है माइंड एंड बॉडी का, इट इज अ सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ आइडेंटिटी। और बॉडी का क्या है, दिस बॉडी ऑक्यूपाइज स्पेस, फिजिकल आइडेंटिटी। सो दिस इज वेरी इन शॉर्ट, you can understand what is Cartesian dualism. Now let's proceed to the proofs for the God's existence. This Descartes offers several proofs for the existence of God's existence. So, to establish the foundation of his metaphysical system, his arguments are deeply connected to his method of doubt and the need for guarantee of clear and distinct perception. जो इनका proofs for the God's existence था ना, वो क्या है, establish किया था foundation for his this metaphysical system। यहाँ से इनका ये क्या होता है, फाउंडेशन बनता है फॉर दिस मेटाफिजिकल सिस्टम। एंड उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था कि ये जो इनका मेथड है वो काफी ज्यादा, मेथड ऑफ डाउट जो है इनका, और नीड फॉर गारंटी ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट परसेप्शंस जो है वो काफी ज्यादा डीपली कनेक्टेड है। ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम अब देखते हैं, इट इज अबाउट द ट्रेड आर्ग्यूमेंट। नाउ हम देखते हैं ये ट्रेड आर्ग्यूमेंट क्या है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देती हूँ। नाउ इट इज ट्रेड आर्ग्यूमेंट। सो Descartes argues that the idea of an infinite perfect being God must have been placed in his mind by an actual infinite being. So here he says कि
एक आइडिया है, दैट इज आइडिया ऑफ एन इन्फिनाइट और परफेक्ट बीइंग जो कि गॉड है। हमारे माइंड में होता है ना कि एक परफेक्ट बीइंग है, गॉड है, उन्होंने ही पूरा दुनिया बनाया है, ठीक है। और जो भी हमारी लाइफ में होता है वो गॉड की मर्जी से होता है, ठीक है। ये सब जो आइडियाज है, इसको हमारे माइंड में किसने फीड किया है? तो हियर ही सेज कि ये सब जो आइडियाज है ना, ये सब आइडियाज माइंड में लाने के लिए कोई इन्फिनाइट बीइंग तो होगा ना एक्चुअली में, तो वहां पे कोई एक्चुअल इन्फिनाइट बीइंग होगा। Since Descartes, as a finite being, could not conceive the infinite perceptions by himself, the presence of such an idea in his mind served as a trademark left by God. So, जो Descartes है वो तो finite being है. Finite being means कि beings with limitations. वो तो कंसीव नहीं कर सकते इन्फिनाइट परफेक्शन को खुद से, ठीक है। तो जो उनका प्रेजेंस है, आइडियाज अबाउट दिस इन्फिनाइट और परफेक्ट बीइंग का, ये सब जो आइडियाज है उनके माइंड में, ये क्या है, एक सर्व करते हैं ट्रेड मार्क लेफ्ट बाय गॉड, कि ये जो सब आइडियाज है ना वो हम गॉड के द्वारा हमारे माइंड में क्या है, छाप दी गई है, ठीक है। तो इसके थ्रू, ट्रेड मार्क आर्ग्यूमेंट के थ्रू, ये इनका एग्जिस्टेंस के लिए प्रूफ, पहला प्रूफ जो है वो देते हैं। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रूफ, दैट इज ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो सेंट एंसलम का है, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। So Descartes posits that the concept of God as a perfect being necessarily implies his existence. So जो उनका concept of God है ना, वो as a perfect being, ये जो concept of God है as a perfect being, वो necessarily imply करता है his existence. That means कि God का existence. So a perfect being must exist because existence is a perfection, and a non-existent perfect being would be contradictory. तो यहाँ पे इनका बेसिकली मीन्स है कि जो एग्जिस्टेंस है ना वो एक क्राइटेरिया है फॉर बीइंग इनटू एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस जो है एक परफेक्शन है, और ये परफेक्ट बीइंग जो है दैट शुड और मस्ट एग्जिस्ट बिकॉज एग्जिस्टेंस इज अ परफेक्शन। अगर आप गॉड को परफेक्शन बोल रहे हो तो वो एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस क्या है, परफेक्शन है। तो जो भी चीज परफेक्शन के साथ होगी उसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है और होगा ही। और जो नॉन एग्जिस्टेंट परफेक्ट बीइंग होते हैं वो कॉन्ट्ररी होते हैं। दैट मीन्स कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीइंग्स। फर्स्ट, दैट इज गिवन इन द सेंट एंसलम ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है, तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ इन ब्रीफ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीइंग। पहला तो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी एंड दूसरा होता है नेसेसरी। कॉन्ट्राडिक्टरी बीइंग वो होते हैं जिनका जन्म होता है और उनका मतलब मर भी जाते हैं वो, तो उनका क्या होता है, बिगिनिंग होता है और एंड होता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो नेसेसरी बीइंग है उनका कभी एंड होता ही नहीं है और उनका बिगनिंग भी नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, एटर्नल होते हैं। तो दिस इज व्हाट हिज ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये इनका सेकेंड आर्ग्यूमेंट था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नाउ हम इनका थर्ड प्रूफ देखते हैं, दैट इज कॉजल आर्ग्यूमेंट। So Descartes asserts that there must be as much reality in the cause of something as in the effect. जितना इफेक्ट में रियलिटी होता है, दैट मीन्स कि अगर आपके सामने कुछ रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पॉट रखा है, तो वो तो आपको रियल नजर आ रही है ना। तो जितना रियलिटी इफेक्ट में होगा उतना रियलिटी तो कॉज में भी होगा ना, क्योंकि उस इफेक्ट का बेसिकली फाउंडेशन क्या है, कॉज है ना। सो जस्ट लाइक कि उस पॉट का जो कॉज है वो मिट्टी है ना, मड है। तो जो जितना रियलिटी आपका पॉट में है उतना रियलिटी आपका मड में भी होगा। सिंस ही हैज द आइडिया ऑफ परफेक्ट गॉड, देयर मस्ट बी अ कॉज दैट हैज मच रियलिटी एज आइडिया। तो जो इनका आइडिया ऑफ परफेक्ट गॉड है ना, ये जो आइडिया इनके माइंड में है, इनके पास है, तो ये आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग, यहाँ गॉड जो है यहाँ पे एज इफेक्ट मानिए आप इसको, इन्होंने इफेक्ट बोला है कि ये जो आइडिया है इनके माइंड में एज अ इफेक्ट,
वो है, ठीक है। तो वहां पे इस इफेक्ट को लाने के लिए जो कॉज है ना, कॉज, ठीक है, वो भी उतना ही रियल होगा जितना ये आइडिया ऑफ परफेक्ट गॉड होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉज है ना, उस कॉज को गॉड बोला इन्होंने। सो दिस कॉज कैन ओनली बी गॉड हिमसेल्फ, thus प्रूविंग हिज एग्जिस्टेंस। कि ये जो आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग है या फिर गॉड है, ये आइडिया कौन लाया? गॉड लाया। तो यहाँ पे गॉड क्या है? कॉज बन गया, और जो आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग है वो इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जितना रियलिटी इफेक्ट में है उतना रियलिटी कॉज में भी है। तो कॉज जो है वो गॉड है, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। सो दिस वाज हिज थर्ड आर्ग्यूमेंट, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नाउ हम इनका फोर्थ आर्ग्यूमेंट देखते हैं, दैट इज गॉड एज गारंटर ऑफ ट्रूथ। सो जो डेकार्ट बिलीव करते हैं, और किस पे बिलीव करते हैं कि गॉड प्लेज अ क्रूशियल एपिस्टेमोलॉजिकल रोल। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग गॉड्स एक्सिस्टेंस, डेकार्ट क्लेम्स दैट गॉड perfect being या फिर being perfect, a non-deceptive, guarantees the truth of clear and distinct perception. Without his divine guarantee, knowledge would remain doubtful. So according to him, he says कि जो God है वो एक perfect है, ये perfect being है, वो नॉन डिसेप्टिव है, उनको कोई डिसेप्टिव या फिर डिसीव नहीं कर सकता, और वो गारंटी के साथ ट्रुथ और ट्रुथ ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट परसेप्शन होता है उनके पास, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ही गारंटीज द ट्रुथ ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट परसेप्शन। दैट मीन्स कि जो भी उनके पास नॉलेज होगा उस वो हम डाउट कर ही नहीं सकते। सो विदाउट दिस गारंटी, इस गारंटी के बिना जो हमारा नॉलेज है ना, वो डाउटफुल रह जाएगा। तो हमें वो गॉड का गारंटी होना बहुत जरूरी है, गारंटी ऑफ ट्रुथ बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देती हूँ दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लियर आइडिया एंड डिस्टिंक्ट आइडिया। तो क्लियर आइडिया वो होता है जब आपको क्लियरली पता हो कि हाँ ये क्या चीज है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। जस्ट लाइक कि आपको तो एक हो रहा है, ठीक है, पर सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि आपको हो क्या रहा है। यहाँ पे आपके पास क्लियर आइडिया है। क्या क्लियर आइडिया? कि हाँ मेरे को ना टूथ एक हो रहा है। तो ये क्लियर आइडिया है। एंड डिस्टिंक्ट आइडिया यहाँ पे या फिर डिस्टिंक्ट परसेप्शन क्या है? कि if one person is there and he should not be confused between the idea of table with the idea of chair। वो आइडिया ऑफ चेयर को चेयर जैसे ही देखे, आइडिया ऑफ टेबल को टेबल जैसे ही देखे, अलग अलग देखे, जिसके पास वो नॉलेज होता है ना डिस्टिंक्शन का। सो ये था इनका चार प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो हम इसको क्या करते हैं, एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आप इसका नोट भी बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट मैनर में। सो ये प्रूफ है, ये एक्सप्लेनेशन है, एंड दिस फिलोसफिकल रोल। सो ट्रेडमार्क आर्गुमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है? कि जो आइडिया ऑफ गॉड है एज अ परफेक्ट बीइंग मस्ट कम फ्रॉम गॉड। जो आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग है वो गॉड के थ्रू ही आना चाहिए। उन्होंने ही ये फीड किया आपके माइंड में। सो फिलोसफिकल रोल क्या है? एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ गॉड इन द माइंड। तो इसका बेसिकली क्या रीजन था? टू एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ गॉड इन द माइंड। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या था? कि जो गॉड का एग्जिस्टेंस है वो फॉलो किससे होता है? हिज परफेक्ट नेचर से। सो वो क्या इंश्योर करता है? दैट एंश्योर दैट एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी प्रॉपर्टी। सो ऑन्टोलॉजिकल में कहते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है ना वो एक नेसेसिटी और काफी ज्यादा क्राइटेरिया, दैट इज सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे हम क्या है किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं। Now causal. So the cause of an idea must be as real as the idea of itself. So जितना इफेक्ट जो है आइडिया ऑफ itself जितना रियल होगा उतना आइडिया भी रियल होगा। सो द फिलोसफिकल रोल हियर इज दैट कि जो गॉड है वो कॉज है फॉर द आइडिया ऑफ परफेक्शन। नाउ दिस ट्रुथ गारंटर कौन है? ट्रुथ गारंटर गॉड एंश्योर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट परफेक्शन परसेप्शंस आर ट्रू। philosophical role क्या है? To secure the foundation for all further knowledge. Now our conclusion are here. So our conclusion is, in some regards methodological skepticism leads him to the foundational truth of cogito ergo sum.
सो ये जो इनका मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म है, एक फाउंडेशन क्रिएट करता है जो कि कॉग्निटो एर्गो सम, दैट मीन्स आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो कि एक बेस बन जाता है फॉर विच कार्टेशियन डुअलिज्म के लिए, एंड उनका जो मेटाफिजिकल प्रूफ था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन दोनों चीज के लिए ये जो आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये बिकम्स अ basis. So his philosophy seeks certainty, builds a structure of knowledge rooted in clarity, distinctness of thought, underpinning in perfect and non-deceptive God. So here we have finished this Descartes topic. So thank you everyone for watching my video. If you really like my video, please do subscribe, like and comment. Do not forget to press the bell icon for getting updated videos. And if you want to cover unit 5 and unit 1 and unit 2, you can visit my channel, and there you will find a playlist, and you can go through all the videos and you will cover your syllabus. And I will provide the link for that unit 1, unit 2 and unit 5, so that you will able to find those videos very easily. So bye bye everyone, take care of yourself and all the best for upcoming exam.